So this topic is quite important for the NEET exam. Post fertilization in the plant. Post fertilization in animals is also important, but yes, the post fertilization in plant is also important. NEET में बहुत बार इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद, प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, इसके बारे में आप सबको जानना चाहिए. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इंक्लूड द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन. यानी 4 स्टेप होते हैं: एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन. यानी 4 स्टेप होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, और इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. अनअकैडमी के द्वारा बहुत ही बेहतर इनिशिएटिव है, खासकर आपके छोटे छोटे बहन भाइयों के लिए, सिबलिंग के लिए. ये फ्री में क्लासेस उनकी होती है. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हैं तो आप अपने छोटे छोटे बहन भाई को फ्री में भी अनअकैडमी पे क्लास दिला सकते हैं. अनलिमिटेड फ्री क्लासेस होती है, बेस्ट स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं वहाँ के टीचर, और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है. फ्री में डेली क्विजेस दे सकते हैं. तो बहुत ही बेहतर है, सब चीज़ फ्री में कर सकते हैं अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से हैं तो. और अगर समझ में आता है तो प्लस सब्सक्रिप्शन भी आप दिला सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड डॉक्टर SK सिंह, और आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, और आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपने सिबलिंग को पढ़ा भी पाएंगे. सो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की. यानी 4 प्रोसेस हमने देखा था. एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन. तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन क्या होता है? देखिए, एंडोस्पर्म इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोवाइडिंग द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो. अगर एम्ब्रियो को अच्छे से ग्रोथ करना है, तो क्या चाहिए? एंडोस्पर्म की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. अगर एंडोस्पर्म सही से है तभी अगर एम्ब्रियो सही से ग्रो करेगा तभी ग्रो करेगा जब एंडोस्पर्म सही से उसको मिलेगा. अगर एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा तो एम्ब्रियो का ग्रोथ नहीं हो पाएगा. अगर मान लीजिए एम्ब्रियो का ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो एम्ब्रियो ही ओव्यूल में कन्वर्ट होते हैं, और ओव्यूल से सीड बनता है, और सीड जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट बनाएगा. राइट? तो आप समझ रहे हैं कि एंडोस्पर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ग्रोथ ऑफ द सीड, ग्रोथ ऑफ द ओव्यूल, ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो. तो एक्चुअली दिस एंडोस्पर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन. आपको थोड़ा सा डबल फर्टिलाइजेशन का आइडिया देता हूँ. डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? 2 चीजें होती हैं. डबल हो रहा है ना, तो 2 इवेंट्स होती हैं. वन इज कॉल्ड सिनगैमी, जो कि पुरुष मतलब कि ह्यूमन बीइंग में भी होता है, एंड दूसरा जो होता है ट्रिपल फ्यूजन. राइट? ट्रिपल फ्यूजन. अब देखिए, सिनगैमी में क्या होता है कि मेल गैमेट इज फ्यूज विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट. ये नॉर्मल जो हर इंसान में होता है, हर इंडिविजुअल में होता है. एंड दिस डाइगोट इज 2n डिप्लॉयड होता है, क्योंकि ये हैप्लॉयड है और ये भी हैप्लॉयड है. एंड दिस जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एंड दिस एम्ब्रियो इज कन्वर्टेड इनटू द ओव्यूल. खासकर हम प्लांट में अगर देखें, और ओव्यूल से क्या बन जाएगा? हमारा सीड बन जाएगा, और सीड को जब आप लगाओगे, मिट्टी में लगाओगे, तो यहाँ से जर्मिनेट होके एक नया पौधा निर्माण करेगा, एक नया पौधा बनेगा. बट इस प्रोसेस को, यहाँ से लेके यहाँ तक के प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए. देयरफॉर द प्लांट हैविंग द ट्रिपल फ्यूजन. तो अनदर मेल गैमेट विच द फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई, जो सेंट्रल सेल्स होते हैं एम्ब्रियो सेल का, आपको पता आइडिया होगा. पोलर न्यूक्लियाई का जो प्लॉइडी लेवल है वो 2n है, और n यहाँ पे है, एंड दे कन्वर्टेड इनटू द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, and primary endosperm nucleus, and finally they form PEN, primary endosperm nucleus, primary endosperm cell, and they finally form endosperm. Right? तो एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म इज व्हाट? एंडोस्पर्म इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशंस. ये 3n होता है, ये सारे 3n होंगे, ट्रिप्लॉइड होगा. तो डबल फर्टिलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द सिनगैमी एंड द ट्रिपल फ्यूजन. तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोस्पर्म आया कहाँ से. एंडोस्पर्म इज बेसिकली डराइव फ्रॉम द triple fusion, derived from the double fertilization. Right? Look over here. So the male gamete is fused with the polar nuclei, that is 2n, and they convert into the primary endosperm nucleus, that is PEN,
and they converted again into the PEC, that is primary endosperm cell, and finally formed the endosperm. एंड जो हम कोकोनट वाटर पीते हैं तो दिस कोकोनट वाटर इज नथिंग बट इट इज द एंडोस्पर्म. दिस इज द 1000 ऑफ द फ्री न्यूक्लियाई, एंड यस दिस इज प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू द न्यूट्रिशंस, और हमारी बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है, हाइड्रेटेड करता है. तो एंडोस्पर्म इज कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोरेज टिश्यू विच सप्लाई द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. हम अगर उसे पिए तो ऑब्वियसली बात है हमें तो न्यूट्रिशन मिलेगा ही मिलेगा, बट यस बट क्या होता है कि जब ये एम्ब्रियो के लिए ये डेवलप करेगा, एम्ब्रियो को अच्छे तरीके से ग्रो करेगा ताकि वो ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाए, राइट, ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाए. सो डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन, द एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म इज 3 टाइप. वन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में कोकोनट इसका एग्जाम्पल है. खासकर आपको एग्जाम्पल अगर आप याद कर लेते हैं तो काफी है, इसमें कोई इश्यू नहीं है. एग्जाम्पल अगर याद है तो दैट्स ग्रेट. हेलोबियल एंडोस्पर्म, दैट इज पी, बीन्स, कैस्टर, अरेका विच इज सुपारी एंड डेट पाम. ये भी एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है. और सेलुलर एंडोस्पर्म, बाल्सम, धतूरा एंड प्यूटेनिया. तो आपको हेलोबियल एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है. सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो पता नहीं, सिलेबस अगर रिड्यूस हो गया है तो पता नहीं ये आएगा नहीं आएगा. बट हाँ, आप सोचिए जरा कि मान लीजिए सिलेबस रिड्यूस हो गया है और गलती से आ गया कि एग्जाम्पल है हेलोबियल एंडोस्पर्म और आपने नहीं पढ़ा है, तो आप किससे लड़ने जाओगे? मेल लिखोगे एजुकेशन मिनिस्टर को कि मैंने तो हेलोबियल एंडोस्पर्म पढ़ा ही नहीं है, सेलुलर एंडोस्पर्म तो पढ़ा नहीं है, न्यूक्लियर स्पर्म पढ़ा है, कोकोनट एनसीईआरटी में है. तो देखो ठीक है, अच्छी बात है, सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए, कोरोना का काल चल रहा है, हर चीज ठीक है, बट आप जो है आपको प्रिपेयर करना है वर्ड्स के लिए, वर्ड सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना है. और आप सब मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं और आप सबका फर्ज है कि आप सब बहुत ही अच्छे तरह पढ़ाई करें. इन सब चीजों में ना पढ़ें तो बेहतर होगा. आपको अच्छे से पढ़ाई करना है क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ ऐसा नीट के लिए कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और कहीं ना कहीं ये आपके जो है कंसंट्रेशन को भंग करने का एक समझ लीजिए एक जरिया भी बन जाता है. क्योंकि आप अगर सीरियस हैं अपनी पढ़ाई में तो ऑब्वियस ही बात है, ये सब चीजें न्यूज आती हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे बहुत बड़ा असर पड़ता है और आपके कंसंट्रेशन डेविएट होते ही होते हैं, ये मैं समझ सकता हूं. बट एक चीज याद रखिएगा कि जिस प्रकार अभी तक आप पढ़ रहे हैं वैसे ही आपको पढ़ना है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है, ठीक है. अगर ऑफिशियल कुछ आता है, एनटीए के साइट पे कुछ आता है कि इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, तब आप उसको रिवाइज मत कीजिएगा. अदरवाइज जब तक अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, तब तक इन सब चीजों को पीडीएफ जो आजकल चल रहा है वायरल, उन सब चीजों को मतलब अवॉइड करें प्लीज. तो यहां देखिए जरा. So nuclear endosperm, the primary endosperm nucleus divided rapidly without the wall formation to produce a large number of free nuclei. They produce a large number of free nuclei. तो मतलब कि जो primary endosperm nucleus है PEN, they divided, और ये बहुत सारे छोटे छोटे फ्री न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे फ्री न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है. सेंट्रल वैक्यूल अपीयर, और सेंट्रल में वैक्यूल का अपीयरेंस होता है, मतलब खाली जगह होता है, और ये पुश करेगा सारे न्यूक्ली को पेरिफेरी के टुवर्ड, है ना. तो ये वैक्यूल्स का साइज बड़ा होने लगेगा, जैसे जैसे बड़ा होगा तो दे पुश द न्यूक्लाई ऑन द पेरिफेरी एंड ऑल द न्यूक्लाई इज सेटल डाउन ऑन द पेरिफेरी, राइट. So the central vacuole appear on the central cell, then push the cytoplasm contain the nuclei on the periphery. और इसलिए पेरिफेरी के ऊपर कुछ खास किस्म का white डिपोजिशन हो जाता है, and this deposition is called white kernels. तो white से तो नहीं बना सकता हूं मैं, तो ऐसे ब्लू समझ लीजिए. तो दिस इज कॉल्ड white kernels, जो पेरिफेरी के ऊपर डिपोजिट हो जाता है. तो the cytoplasm thickened so that the vacuole disappear in size and coconut wall is not. अब इसके अंदर जो है व्हाइट तो इकट्ठा हो गया, और जो पानी बचा है, जो एंडोस्पर्म बचा है, जो पेरिफेरी के ऊपर डिपॉजिट नहीं हो पाया है, एंड दिस इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. द कोकोनट वाटर इज नथिंग बट इट इज अ फ्री ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म विच इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ फ्री न्यूक्लियाई. व्हाइट कर्नल्स डिपोजिट एट पेरिफेरी. व्हाइट कर्नल्स जो है, जो हम खाते हैं, वो डिपोजिट होता है पेरिफेरी के ऊपर,
एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम फॉर द डेवलपिंग द एम्ब्रियो। अब देखिए जो एंडोस्पर्म बना है यहाँ पे, अब इसके अंदर एम्ब्रियो है। अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा कि एंडोस्पर्म को खींचेगा और खींच के एक ग्रो करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, अपने को विकास करेगा। बट कुछ एंडोस्पर्म जो होते हैं वो सही से कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। और कंप्लीटली अगर कंज्यूम नहीं कर पाएंगे तो कुछ एंडोस्पर्म बच जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रेजिड्यूअल एंडोस्पर्म, राइट, दे आर कॉल्ड रेजिड्यूअल एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म मे बी परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। आप सीड में देखेंगे तो उसमें एंडोस्पर्म माइट बी दे विल बी परसिस्ट, द कोकोनट, कैस्टर, उसमें एंडोस्पर्म आपको मिलेंगे। बट कुछ ऐसे एंडोस्पर्म होते हैं जो छोड़ते नहीं है, कुछ पूरा का पूरा खींच लेंगे। तो एंडोस्पर्म में भी आइदर कंप्लीटली कंज्यूम फॉर द डेवलपिंग द एम्ब्रियो, एग्जाम्पल द पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। यहां देखिए जरा, द प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी endosperm nucleus, they divide into the periphery, and that's periphery are formed because the vacuoles are formed. They increase the size of vacuoles and all the peripheral cells or the cytoplasmic content may be the aggregate on the peripheral wall and they form a white kernels. ये white kernels बनाते हैं और बीच में जो चीजें मिलती है that is called endosperm. बाकी ये जो और भी मैंने आपको टाइप बताया था, हेलोबियल एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस आपको एग्जांपल से काम चल जाएगा। आगे अगर हम देखें एम्ब्रियो फॉर्मेशन, द सेकेंड स्टेप फॉर द फोर्स फर्टिलाइजेशन इज एम्ब्रियो फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। इसको हम एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। तो एम्ब्रियोजेनी इज द सम ऑफ टोटल ऑफ चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट और oospores। तो जैसे जाइगोट बना है और जाइगोट से हमारा क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, राइट। अब मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि बताओ कि एम्ब्रियो सेक के कौन से कॉर्नर पे बनेगा, चलाजल एंड पे बनेगा कि माइक्रोपिलर एंड पे बनेगा? यस प्लीज कमेंट करके बताइएगा, माइक्रोपिलर एंड पे बनेगा कि चलाजल एंड पे बनेगा? तो आपको ये समझना चाहिए कि सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि एग कहाँ होता है। तो एग इज प्रेजेंट ऑन द माइक्रोपिलर एंड। एग के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ, जाइगोट बना, और जाइगोट से ही तो एम्ब्रियो बनेगा। तो यस, वेरी गुड। सो द माइक्रोपिलर एंड इज अ साइट फॉर द एम्ब्रियोजेनेसिस। वेरी गुड। So look over here, this is a NCERT diagram. This one is no doubt, this is a micropilar end, this is a micropilar end, and this one is a chalazal end, because the chalazal end they have antipodal cells and after the fertilization they will be degenerate. और माइक्रोपिलर एंड के पास क्या होता है, ये देखिए जरा, दिस इज कॉल्ड जाइगोट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया है तो जाइगोट बना है, जाइगोट 2 एंड होता है। अब हम इस जाइगोट को, और बाकी प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस, सेल्स और एंडोस्पर्म तो रहेंगे। अब इस जाइगोट का डिवीजन होता है, बट अनइक्वल डिवीजन होता है। आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में बिल्कुल इक्वली डिवाइड नहीं हो रहे, अनइक्वल डिवीजन होगा, एंड दिस जाइगोट इज कन्वर्टेड, दे अंडरगो द अनइक्वल डिवीजन and they form a globular embryo. They form a globular embryo, गोल सा embryo बन जाएगा। This globular embryo is further divided to form a heart shape young embryo. हार्ट की तरह आपको embryo दिखेगा, बिल्कुल दिल की तरह। आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, लो embryo लो, heart shape young embryo, ठीक है। बट कभी कहाँ देख पाओगे, अंदर कहानी चलती रहती है। आप प्लांट के अंदर थोड़ा ना जाके झांकोगे कि कब हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा, कब हम देंगे गिफ्ट, ऐसे नहीं दे सकते हो। एंड दे फर्दर कन्वर्टेड इनटू द मैच्योर, दिस इज अ मैच्योर कॉटिलिडॉन, दिस वन इज अ मैच्योर कॉटिलिडॉन, दिस इज कॉल्ड मैच्योर कॉटिलिडॉन, राइट, मैच्योर कॉटिलिडॉन। सो मैच्योर कॉटिलिडॉन दे हैव अ मैच्योर सीड, यू कैन से मैच्योर सीड। इसमें क्या होता है, कॉटिलिडॉन होंगे, दाने होंगे, जैसे आप गेहूं के दाने को तोड़ते हो, चने के दाने को तोड़ते हो, तो दे हैव अ 2 कॉटिलिडॉन और सिंगल कॉटिलिडॉन, एंड डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज की मोनोकॉट है या डाइकॉट है। और इसमें एक रेडिकल होता है, रेडिकल R फॉर रूट, ये रूट का इससे निर्माण होता है, एंड P फॉर प्लिम्यूल, P फॉर शूट, इससे शूट का निर्माण होता है, राइट। जब हम इस सीड को जमीन के अंदर लगाएंगे तो रेडिकल से रूट का निर्माण होगा, बहुत सारे रूट निकलेंगे, और अगर इसको जमीन में लगाएंगे तो दिस प्लिम्यूल इज गिव राइज टू द शूट, राइट। सो दिस इज हाउ द डेवलपमेंट इज टेक प्लेस। The zygote undergo transverse division to form a large suspensor cells and a small embryo cells. Suspensor cells help in pushing the embryo
in the endosperm, and this embryo cells undergo the two vertical division, जैसे कि हमने देखा था, they make a hypobasal tyre and epibasal tyre, and further they divided into this one, मतलब डाइकॉट और मोनोकॉट बनता है। आइए समझते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस है। नाम से ही प्रतीत हो रहा है, डाई का मतलब दो, डाई का मतलब दो। द कॉटिलोडॉन इज प्रोड्यूस इन द डाइकॉट प्लांट। तो यस, डाइकॉट एम्ब्रियो प्रोड्यूस इन द डाइकॉट प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द टू कॉटिलोडॉन, एपिकोटाइल, प्लीम्यूल, हाइपोकोटाइल, रूट टिप विच कवर विद द रूट कैप्सूल। तो ये सारा चीज है। आप देखेंगे कि डाइकॉट के अंदर दो कॉटिलोडॉन होते हैं, और उस दो कॉटिलोडॉन में ऊपर वाला जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल, फिर इसके नीचे वाले हिस्से को हाइपोकोटाइल कहते हैं, और ये कॉटिलोडॉन तो है ही है, राइट। तो टू कॉटिलोडॉन, एपिकोटाइल मतलब कॉटिलोडॉन के बाहर अगर आप पिलअप करोगे, उसे खोल के देखेंगे आप, तो एपिकोटाइल, उसके अंदर वाला हाइपोकोटाइल। और रूट टिप आपको पता ही है, ये रूट है, तो रूट के टिप के ऊपर रूट कैप होता है, तो दिस इज कॉल्ड रूट कैप। और इस रूट कैप के अंदर क्या होता है कि दैट्स हैविंग अ म्यूसिलेज होता है। म्यूसिलेज क्या करता है कि ये शुगर लाइक सब्सटेंस होता है, और शुगर लाइक सब्सटेंस अट्रैक्ट करेगा सॉइल बैक्टीरियम को, और सॉइल के अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो उसको पास में बुला के और उसको डिग्रेड करने की कोशिश करेगा, ताकि रूट जो है नीचे की तरफ पेनिट्रेट हो जाए, डाइकॉट के बारे में बात करेंगे तो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल आप बहुत पहले से ही जानते हैं। सो डाइकॉट एम्ब्रियो, yes, the epicotyl and hypocotyl. Epicotyl, they cover the cotyledon, and this cotyledon modified to form a plumule which give rise to the shoot of the plant. Yes, hypocotyl, it is a cylindrical portion below the epicotyl which is modified to form a radicle. अब आपसे कोई पूछे कि बताओ चलो रेडिकल तो आ गया जिससे रूट निकलता है, ये किसका मॉडिफिकेशन है, तो आप बताएंगे। तो एपिकोटाइल से जो होता है, इट इज कवर्ड विद द कॉटिलेडॉन, एंड एपिकोटाइल मॉडिफाइड टू फॉर्म अ प्लीम्यूल विच गिव राइज टू द शूट ऑफ द प्लांट, और हाइपोकोटाइल विच इज अ रेडिकल विच इज द रूट ऑफ द प्लांट, राइट। एंड प्लीम्यूल गिव राइज टू शूट एंड रेडिकल गिव राइज टू रूट, आप ये पहले ही आप जानते हैं। मोनोकॉट के बारे में बात करें अगर, तो मोनोकॉट जो होता है, ओनली द वन कॉटिलेडॉन इज प्रोड्यूस इन द मोनोकॉट, example the maize, onion, palm. In grasses family the cotyledon is called scutellum. इससे क्वेश्चन आया है, grasses family में cotyledon को हम क्या बोलते हैं, scutellum कहते हैं, scutellum. The grasses family the cotyledon is called scutellum, and it consists of the one cotyledon, epicotyl and hypocotyl. One cotyledon, epicotyl and hypocotyl, and plummules. ये ऐसे डायग्राम काफी पूछे जाते हैं। तो प्लीम्यूल, कॉलेप्टाइल, देखिए यहाँ पे दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, ये तो प्लीम्यूल और रेडिकल तो आप जानते ही हैं, कॉलेप्टाइल एंड कोलियोराइजा। इसमें देखेंगे कोलियो और कोलियो सेम है, तो फर्क क्या है, कोलियोप्टाइल PTILE, तो P फॉर प्लीम्यूल, P फॉर कोलियोप्टाइल, एंड राइजा R फॉर रेडिकल, R फॉर E। तो कोलियोराइजा इज कवरिंग ऑफ रेडिकल एंड कोलियोप्टाइल इज कवरिंग ऑफ प्लीम्यूल्स। मान लीजिए प्लीम्यूल है जिससे शूट निकलना है, तो इसको कवर करने का जो काम है, जो जिम्मा उठाया है, कोलियोप्टाइल ने उठाया है, और जो रेडिकल है इसको कवर करने का जो जिम्मा उठाया है, कोलियोराइजा ने उठाया है। आइए कुछ MCQ का जवाब दीजिएगा। कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट इज व्हाट, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट, डीजेनरेट द न्यूक्लियस, इमेच्योर एंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जल्दी से जवाब दीजिएगा। The answer will be free nuclear endosperm. You need my question है, syngamy means the fusion of gametes, fusion of cytoplasm, fusion of two similar spores and fusion of two dissimilar. बताइएगा आंसर इसका। The answer will be syngamy is fusion of gametes, right? Next question नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन वर डिस्कवर बाय। जल्दी से बताइएगा आंसर। करेक्ट आंसर इज नवास्चिन एंड ग्रीनार्ड, राइट, नवास्चिन एंड ग्रीनार्ड। चलिए सीड फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। बायोलॉजिकली सीड इज डिफाइंड एज राइपन्ड ओव्यूल। ओव्यूल जब राइप हो जाता है अच्छे तरीके से, पक जाता है अच्छे तरीके से, तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है।
वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीड इज अ बेसिकली राइपन्ड ओव्यूल। जो भी आप सीड देखते हैं वो ओव्यूल का ही एक राइप फॉर्म है। सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद ही सीड का निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही सीड होता है। सीड के दो कोट होते हैं, सीड के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड सीड कोट एंड सीड एम्ब्रियो। सीड कोट जो होता है बाहरी कवच होता है, जो बाहरी लेयर होता है दैट इज कॉल्ड सीड कोट, और अंदर जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, राइट। अब सीड कोट के अगर बाहरी चीजों को देखेंगे बारीकी से तो इसमें भी बहुत ही पतले पतले आपको लेयर नजर आएंगे। इसको हम बाहर से देखेंगे तो आपको दो पतले पतले ऐसे लेयर्स नजर आएंगे, एंड दिस thin layer is called testa and tegmen. The blue one is called testa. The blue one is called testa. This is the outer layer of seed coat that is called testa. And this purple one is called tegmen. इसको हम tegmen बोलते हैं, tegmen. Testa and tegmen. This is a layer of the seed, the layer of the seed coat, right? So it consists of the testa and tegmen. Testa is the outer layer. Look over here. This is the outer layer. And inner layer is called tegmen. Inner layer is called tegmen. Testa formed by the outer integument. आपको अगर याद आ रहा होगा कि टेस्टा जो होता है आउटर इंटेगमेंट से बनता है और टेगमेंट जो है इनर इंटेगमेंट से बनता है। एम्ब्रियो की बारे में बात करें तो एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस नोन एज टेगमन, और ये ट्रिपल डाउनवर्ड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना चाहिए। मैच्योर सीड के दो प्रकार होते हैं, इससे काफी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। मैच्योर सीड के दो प्रकार होते हैं, वन इज कॉल्ड नॉन एल्बुमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और एक को कहते हैं हम एल्बुमिनस सीड और एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एल्बुमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इट इज अ नो रेजिड्यूअल एंडोस्पर्म्स, कोई भी रेजिड्यूअल एंडोस्पर्म नहीं होता है। देयर इज नो रेजिड्यूअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट and it is a completely consumed during the embryo development. Pea, groundnut इसका एग्जाम्पल है। तो नॉन एंडोस्पर्म, नॉन एल्बुमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इसमें कोई भी आपको एंडोस्पर्म आपको दिखाई नहीं देगा, कोई भी एंडोस्पर्म आपको दिखने को नहीं मिलेगा, एंड इट इज नो रेजिड्यूअल एंडोस्पर्म एज इट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यहाँ पे अगर देखेंगे एल्बुमिनस सीड और एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में, तो दे हैव रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, मतलब उसमें कुछ एंडोस्पर्म रहता है ना, एंडोस्पर्म रहेगा और कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा, तो दे हैव अ रिटेंशन ऑफ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एंड इट इज नॉट कंप्लीटली यूज अप ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये कंप्लीटली यूज नहीं हो पाता है, जैसे कि वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, वीट, मेज, बार्ले एंड कैस्टर। तो आपको ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना चाहिए कि जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है जिनमें कुछ भी आपको पानी नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल एंडोस्पर्म ने पूरा का पूरा खींच लिया है। जैसे आप शादी पार्टी में जाते हो तो ट्राई करते हो कि पूरा का पूरा ही खा जाए, है ना, कुछ भी छोड़े ना यार। 101 रुपया दिया है, 201 रुपया दिया है, तो मतलब अपना फर्ज बनता है ना कि पूरा का पूरा आइसक्रीम खत्म कर दें, पूरा का पूरा जलेबी खा जाए। तो ये ऐसे टाइप के सीड होते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। बट जो थोड़े से सभ्य लोग होते हैं, पैसा देने के बाद भी थोड़े थोड़े कम खाते हैं, छोड़ देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एल्बुमिनस सीड, है ना। हम लोग इसी में आते हैं, मैं भी इसी में आता हूँ। तो wheat, maize, barley and castor, that is called albuminous seed, right? Some seed such as the black pepper and beet, that is a remnant of nucellus, is also persist, and this is residual persistence is called periosperm. इसको हम periosperm भी बोलते हैं। इससे क्वेश्चन आया है कि कुछ सीड में जैसे ब्लैक पीपर, वीट में न्यूसेलस रेमिनेंट रह जाता है, उसको हम पेरियोस्पर्म बोलते हैं। इसका काफी बार क्वेश्चन आया है। अब बात करते हैं, ये सब चीज आप ताल्लुक रखते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, तो सीड को कैसे जर्मिनेट किया जाता है। ये मतलब पढ़ाने वाली बात नहीं है। सीड को तो हर बच्चा जानता है कि खेत में फेंको अपने आप जर्मिनेट हो जाएगा, बट क्या फेंकने के बाद क्या प्रक्रिया होती है उसको देखते हैं। तो पहला इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन क्या होता है कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर कोई भी चीज आके एडहर हो जाए, है ना, आके चिपक जाए, इस प्रोसेस को हम इम्बाइबेशन कहते हैं, राइट। तो इम्बाइबेशन इज लाइक एडजॉर्प्शन, नॉट अ एब्जॉर्प्शन। सॉलिड के पास एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी नहीं होती है।
अब पंखे के पास थोड़े ना डस्ट को खींचने की एबिलिटी होती है, नहीं होती है, जबरदस्ती आगे चिपक जाते हैं, है ना। जबरदस्ती तो बहुत सारे लोग चिपकते हैं, ठीक है, वो सारे एडजॉर्बेंट्स होते हैं, आप चाहते नहीं हो फिर भी चिपक जाएंगे, ठीक है, नहीं बात करो, है ना। तो यही चीज है, दैट इज एडजॉर्प्शन। तो दिस इज कॉल्ड सॉलिड पार्टिकल्स एंड दिस इज attached to the liquid, attached to the water molecules. The water enter into the seed through the micropillar end. Micropillar end I hope कि आपको पता ही है. And seed will be germinate. Seed will be germinate. And respiration, initially respiration is anaerobic, है ना, anaerobic, and later on it become aerobic when the mitochondria differentiated into the cell. So what is the factor for the seed germination? अगर आपको सीड को जर्मिनेट कराना है तो what is the factor? Yes, the water is required, है ना, water is required. So what is the factor? The factor is a water. The water is required, the temperature is required, the light is required, and yes, the very important, the oxygen is required. आप सोचेंगे कि यार मिट्टी में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? Yes, the मिट्टी में मॉइस्चर होता है, the मॉइस्चर में पानी होता है, पानी में ऑक्सीजन होता है ना, तो ऑक्सीजन बिल्कुल रिक्वायर्ड होता ही होता है। डॉर्मेंसी एक टर्म है। डॉर्मेंसी का मतलब ये होता है कि अगर कोई सीड इनएक्टिव अवस्था में हो, आपके घर पे हो, मान लीजिए राजमा है या वीट है, राइस है, ये इनएक्टिव अवस्था में अगर हो तो उसको हम डॉर्मेंसी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ सीड इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। सो डॉर्मेंसी इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ सीड, डॉर्मेंसी इज एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ सीड। तो अगर इनएक्टिव फॉर्म है, मतलब काम नहीं कर रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सीड? ये भी कुछ पूछने वाली बात है। हम जो खाना खाते हैं वो सीड ही तो खाते हैं, रोटी, दाल, सब्जी, सीड। आप रोटी खा रहे हो, रोटी किससे आता है? आटा से आता है। आटा किससे आता है? वीट से आता है। वीट क्या है? सीड है, ठीक है। चावल खाते हो, चावल क्या है? सीड है। दाल क्या है? सीड है। तो वही तो है। दे आर यूज फॉर द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, and they store the reserve food material, and this is the basis of our agriculture. So the hard seed coat provided the protection to the young embryo. hard seed coat जो होता है young embryo को provide करता है। क्वेश्चन आया है, the albuminous seed their storage reserve food material is what? yes please बताइएगा आंसर। तो yes, the answer is endosperm कहते हैं। और क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा जरा। नॉन एल्बुमिनस सीड इज प्रोड्यूस बाय, नॉन एल्बुमिनस सीड आपको बताया था अभी डेफिनेशन में, आप बताइएगा इसका आंसर। द आंसर इज पी, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। पेरिस्पर्म इज व्हाट? पेरिस्पर्म इज व्हाट? तो अभी मैंने क्वेश्चन भी पढ़ाया था, बताइएगा आंसर इसका। सो आंसर इज पर्सिस्टेंट न्यूसेलस। पर्सिस्टेंट न्यूसेलस इज द आंसर। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आप सबको इसका फ़ायदा मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए ताकि उनको भी एक बेहतर कंसेप्ट का अनुभव हो सके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट में भेजिएगा, मैं ट्राई करूंगा उसे सॉल्व करने का।